कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो कंपोजिट सप्लाई में जब जाइएगा ना, तो बेसिकली वहाँ पर दोनों में होता सेम ही चीज़ है। दोनों में एक साथ दो या दो से ज़्यादा सप्लाईज एक साथ किए जाते हैं, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि कंपोजिट में एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होता है और मिक्स्ड में प्रिंसिपल सप्लाई मिसिंग होता है, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई कहने का सेंस क्या हुआ कि यहाँ पे टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज जो एक साथ किए जा रहे हैं, उनमें से एक प्रीडोमिनेंट होता है और ये नेचुरली बंडल्ड होते हैं। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये दोनों एक साथ ही सप्लाई किए जाते हैं, ठीक। अलग अलग भी किए जा सकते हैं, बट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन दोनों को एक साथ सप्लाई किया जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर भी टू और मोर सप्लाईज होते हैं, ठीक है, बट ये नेचुरली बंडल्ड नहीं होते। हो सकता है इन्हें अलग भी सप्लाई कर सकते थे, एक साथ भी सप्लाई किया जा रहा है, फिर भी नेचुरली बंडल्ड नहीं है। मतलब कहने का यही है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा ही किया जाता था, ठीक है। मतलब ऐसा होता था, पर यहाँ पर ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं था, बस साथ में सप्लाई किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी आप एयरलाइंस में ट्रैवल करते होंगे, ठीक है, तो होता क्या है कि आपको ऑन बोर्ड सप्लाईज दी जाती, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मूवीज़, ड्रिंक्स। जबकि यहाँ पे प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या मूवीज़ दिखाना या ड्रिंक्स देना थोड़े है। यहाँ प्रीडोमिनेंट सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। और ये नेचुरली बंडल्ड है। मतलब आप फ्लाइट से जाइएगा तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ये। तो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपको ऑन फ्लाइट मूवीज़, ड्रिंक्स, फूड्स, इन सब का दिया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन मेन सप्लाई जो है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है। तो जो टैक्स रेट इस पर एप्लीकेबल होगा ना, वही इस होल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मिक्स्ड सप्लाई में क्या है? मान लीजिए आपको चॉकलेट्स, स्नैक्स और ड्रिंक्स का कॉम्बो मिल रहा है, ठीक है, कॉम्बो। अब ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। आपको चॉकलेट सेपरेटली सप्लाई किया जा सकता था, स्नैक्स सेपरेटली सप्लाई किया जाता था, ड्रिंक्स स्पेशली सेपरेटली सप्लाई किया जा सकता था। इस केस में कहा गया मिक्स्ड सप्लाई, और इसमें इन तीनों में जिस पर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा, वही होल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? तो बस बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर एक प्रीडोमिनेंट सप्लाई होता है जो बाकी सप्लाइयों के ऊपर डोमिनेंस अपना दिखाता है कि मैं ही मेन सप्लाई हूँ, तुम लोग एंसिलरी हो। मतलब तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, मैं मेन सप्लाई हूँ। अगर मैं ना हूँ तो तुम नहीं होगे मेरे साथ, ठीक है। तो अब हम लोग सेक्शन के अंदर इंटर करते हैं, और ये है सेक्शन 8। अब तक हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? सेक्शन 7, उसके अंदर क्लॉजेस थे AA, BC। उसके बाद हमने पढ़ा शेड्यूल 1, 2, 3, और अब सेक्शन 8, ठीक है। तो वही कहा गया, अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, जिनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, ठीक है। और इस सप्लाई को ट्रीट किया जाएगा सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब जो टैक्स रेट प्रिंसिपल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा, वही टैक्स रेट होल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा, ओके। अब मिक्स सप्लाई के बारे में क्या कहा गया? अ मिक्स्ड सप्लाई कंप्राइजिंग of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attract highest rate of tax।
मिक्स सप्लाई के केस में जो भी सप्लाई माने गुड्स या सर्विस हो जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एक्सट्रैक्ट करेगा वही टैक्स रेट होल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब होता क्या है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये जैसे मान लीजिए इनवॉइस जनरेट है, अगर इनवॉइसेस में हर गुड्स का अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हर सर्विस का अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तब तो जिस पर जो रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वही एप्लीकेबल होगा। ठीक है। लेकिन अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया गया है ना सारे सप्लाई के लिए, ठीक है, एक ही रेट लिखा हुआ है, तब जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा वही होल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ गए। अब होता क्या है बेसिकली, ये प्रैक्टिकल लाइफ का बात है। अब यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है ना, कौन इतना मेहनत करने जाए, कंपोजिट सप्लाई है तो ये रेट वो प्रिंसिपल। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम पर्पज से तो आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है। अब आप देखिएगा कंपोजिट सप्लाई का कंडीशंस दिया हुआ है। जैसे कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट एंड पहला शर्त क्या है, कंप्राइज 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। अब यहां सवाल उठता है क्या एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाई, क्या ये कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा? ठीक है, तो इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है कुछ। यहाँ ऐसे तो लिखा गया, बट जब आप ऊपर सेक्शन पढ़ रहे थे क्या आपने कहीं देखा यहाँ पे क्या टैक्सेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या टैक्सेबल लिखा हुआ है? नहीं ना। तो फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रीडोमिनेंट एग्जम्प्ट सप्लाई है, ठीक है, तो हम मानेंगे कि ठीक है 0 रेट लगेगा, इस पर भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर प्रीडोमिनेंट टैक्सेबल सप्लाई है तो हम इसे सेपरेट सप्लाई मान लेंगे दोनों को। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी इंसान तैयार नहीं होगा आपको एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए टैक्स देने को। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आप आगे एग्जाम्पल में भी देखेंगे, अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है और उसे फूड सप्लाई किया जाता है, ठीक है, मतलब अब एडमिट है पेशेंट तो उसे खाना दिया जाएगा ना, न्यूट्रिशन जो भी एडवाइस करेगा डॉक्टर, जो भी एडवाइस करेगा, ठीक है। तो अब इस केस में आप देखिएगा हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्पशन में कवर है, ये एग्जम्पशन में कवर है, क्या समझा, ये एग्जम्पशन में कवर है और ये टैक्सेबल है। अब यहाँ पर कस्टमर तैयार हो जाएगा, क्यों तैयार हो जाएगा, बोलेगा ठीक है ये प्रीडोमिनेंट है, ये तो एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या समझे, आया समझ में? तो अगर प्रीडोमिनेंट एग्जम्प्ट सप्लाई है ना तो कंपोजिट मान लेने का, लेकिन अगर प्रीडोमिनेंट टैक्सेबल सप्लाई है ना तो सेपरेट सप्लाई दोनों को मान लेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कस्टमर कभी तैयार ही नहीं होगा देने को आपको एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए जीएसटी। आया समझ में? तो एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा नोट के तौर पे, ठीक है, कि भाई साहब ये एग्जम्प्ट सप्लाई प्रीडोमिनेंट था इसलिए हम इसे कंपोजिट मान रहे हैं। अगर प्रीडोमिनेंट टैक्सेबल सप्लाई होता है तो फिर इसे हम सेपरेट सप्लाई मानेंगे, ठीक है। क्योंकि सेक्शन लिखने के टाइम कभी ये नहीं लिखा कि 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होना चाहिए, तो मेरे पास स्पेस है डिफरेंट अजम्पशन लेने का, ठीक है। सेपरेट क्यों मान रहे हैं आप ये सोच रहे होंगे, तो आप नीचे देखिएगा आएगा वो पॉइंट आएगा कि अगर सेपरेटली डिक्लेयर किया जाए इनवॉइस में तो हम सेपरेट मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, नेचुरली बंडल्ड, इसका कहने का मतलब
ऐसा ही होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। जब भी ये सप्लाई होता है तो नॉर्मली यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, समझ गए? वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, इनमें से एक प्रीडोमिनेंट सप्लाई होगा, उसे क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल सप्लाई। और जो रेट उस पर एप्लीकेबल होगा वही होल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखिए हमारा दो सप्लाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट, ये शेड्यूल 2 में तो बता दिया गया था। यहाँ पर भी कंप्लीट सप्लाई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स भी है और सर्विस भी है। जरूरी नहीं कि गुड्स और सर्विस हो तो ही हो, गुड्स और गुड्स पे सकता था, लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स और सर्विस दोनों होता है। ठीक है, कंप्लीट सप्लाई कैसे दिखा ना, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, ये थोड़े कहा कि 2 और मोर टैक्सेबल सर्विस, 2 और मोर टैक्सेबल गुड्स। ओके, तो classic example of composite supply, but the GST law identify both as supply of service. ठीक है, and chargeable to a specific rate of tax against each of the such service. ठीक है तो composite supply, लेकिन इसे supply of service माना गया शेड्यूल 2 में, तो उस पर डिस्कशन ही नहीं रहा। तो शेड्यूल 2 बोल दिया कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो मतलब क्या है, फिर झगड़ा काजिएगा। प्रीडोमिनेंट क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, लेकिन in respect of other composite supply, the need to determine the supply as composite one will arise. फिर और सप्लाईयों में दिक्कत, कंपोजिट सप्लाई सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विस थोड़ा है, और भी सप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि आपने मशीनरी खरीदा, ठीक है, अब इस मशीनरी को इंस्टॉलेशन जब साइट पे आया, आपके यहाँ आया और यहाँ इंस्टॉल करना है, तो यहाँ इंस्टॉलेशन चार्ज होगा। अब ये जो इंस्टॉलेशन सर्विस है और जो मशीनरी है, सप्लाई ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये दोनों का दोनों एक साथ है, इन कंजंक्शन है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। आप अगर एसी खरीद के लाते हो तो इंस्टॉलेशन सर्विस साथ में होता है। इंस्टॉल करने वाला बंदा एक दो घंटे के बाद आपके घर पे आता है इंस्टॉल करने के लिए। तो ये कंप्लीट सप्लाई है। पर यहाँ प्रीडोमिनेंट क्या है? सप्लाई ऑफ मशीनरी। अगर मशीनरी सप्लाई ना किया जाए तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रिंसिपल सप्लाई क्या है और क्या नहीं ये जानना हो तो ऑब्वियसली ध्यान दीजिए, कंपनी का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। जो भी कंपनी का मेन कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, सप्लाई ऑफ गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस में जो भी उसका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है, वही उसका प्रीडोमिनेंट पार्ट होता है। ठीक है, समझिए। अब आते हैं नीचे, बोला गया कैसे पता करिएगा कि नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं। तो इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है। कैसे पता करिएगा? ये बस आपके दिल की आवाज़ से पता चलेगा। ठीक है, आपका मन बोलेगा कि हाँ ये नेचुरली बंडल्ड ही है, ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर और कंप्यूटर बैग, इन्हें हम चाहे तो अलग अलग सप्लाई भी कर सकते थे, पर जब भी आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तब वो साथ में कंप्यूटर बैग देता है। मन की आवाज़ कह रही है, आ रही है, नेचुरली बंडल्ड है, नहीं लग रहा कि नेचुरली बंडल्ड है। ठीक है, तो यही चीज़ है, वही चीज़ लिखा भी हुआ है। परसेप्शन कंज्यूमर का, सर्विस जो ले रहा है उसका परसेप्शन, सर्विस रेसिपिएंट का परसेप्शन। ठीक है, दूसरा मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आपके जैसे और भी लोग जो ये सर्विस दे रहे हैं, आपके जैसे और भी लोग जो ये गुड्स दे रहे हैं, वो नेचुरली यही करते हैं। ठीक है, the nature of various services in a bundle of service will also help in determining whether service are bundled in ordinary course of business. The nature of service is such that one of the service is the main service, and other service combined with such service are in nature of incidental or ancillary service, which help in better enjoyment of main service. Then it will be treated as service bundled in ordinary course of business. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप होटल में रहने गए, ठीक है, उसका ब्रेकफास्ट दिया गया, डिनर दिया गया, तो यहाँ पे क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है बाय वे ऑफ एकोमोडेशन, सर्विस बाय वे ऑफ एकोमोडेशन। और ये क्या है? सर्विस बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ब्रेकफास्ट, डिनर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द स्टे, इस स्टे के दौरान ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है इसको। ठीक है, सच सर्विस इज एन एंसिलरी सर्विस
the provision of hotel accommodation and the rest and the resultant package will be treated as service of naturally bundled in ordinary course of business. naturally bundled है, ठीक है। इन शॉर्ट यही समझिए कि नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं, ये समझने का कोई परफेक्ट कंडीशंस नहीं है कि हाँ ये कंडीशंस हो गए तो ये नेचुरली बंडल्ड होगा। ये बस आपके मन की आवाज बताएगी आपको कि नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं, ठीक है। अदर इलस्ट्रेटिव इंडिकेटर कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो एग्जांपल के तौर पे बताए गए हैं, ठीक है। जैसे पहला है देयर इज अ सिंगल प्राइस चार्ज, ठीक है। द एलिमेंट आर नॉर्मली एडवर्टाइज एज अ पैकेज, द डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, सेपरेटली पॉसिबल ही नहीं है सप्लाई करना, ठीक है। द डिफरेंट एलिमेंट आर इंटीग्रल टू वन ओवरऑल सप्लाई, इफ वन ऑफ द मोर इज रिमूव्ड द नेचर ऑफ सप्लाई वुड बी अफेक्टेड। अगर हल्का सा भी कोई चेंजिंग हो ना तो नेचर ऑफ सप्लाई इफेक्टेड हो जाएगा, तो उस केस में, ठीक है। इंटीग्रल है मतलब एक ही साथ है, वन ऑन ओवरऑल सप्लाई, ठीक है। अब आते हैं जैसे लिखा हुआ नीचे नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला, ठीक है। वेदर अ सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस or each case has to be individually examined in the backdrop of several factors, some of which are outlined above, ठीक है। जैसे देखिए एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एक a 5-star hotel is booked for a conference of 100 delegate on a lump sum package with the following facility: accommodation, breakfast, tea, access to fitness room, availability of conference room, business center. As is evident, a bucket of service is being provided. Many of them are chargeable to different effective rate of tax. मान लीजिए कि ये टैक्सेबल है 18%, ये टैक्सेबल है 5% से, ये 5% से, ये 18% से, ये 18% से, और ये भी 18% से, ठीक है। If the principal service is described as convention service, it is able to capture the entire essence of package. Thus, the principal service may be judged as convention service and charged to tax out accordingly. ठीक है, समझे? However, it will be fully justifiable for a hotel to charge individually for the service as long as there is no attempt to offload the value of one service onto another service that is chargeable at a concessional rate. समझ? अगर इसे सर्विस ऑफ कन्वेंशन मान ले, मतलब आपको यहाँ आने रहने खाने का एक सिंगल सर्विस मान ले इस सबको, तो जो रेट एप्लीकेबल है उस पर 18%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाउएवर बोला गया इट विल बी जस्टिफाइबल फॉर अ होटल टू चार्ज इंडिविजुअली, हो सकता है कि इंडिविजुअली चार्ज करे हर सर्विस के लिए, तब क्या करेंगे, तब जो हर सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज किया गया है, तो जो रेट एप्लीकेबल है हर सर्विस पे उस पर अलग अलग रेट से टैक्स दिया जाएगा। शर्त क्या है, देयर इज नो अटेम्प्ट टू ऑफलोड, माने किसी भी सर्विस पे ऐसा ना हो कि इस सर्विस का प्राइस उस सर्विस से ऑफलोड किया जाए। मतलब ये हुआ कि अगर ब्रेकफास्ट का चार्ज 500 है तो इसका चार्ज आप 400 कर दें, क्यों? क्योंकि आप जो अकोमोडेशन फॉर डेलीगेट है उसके चार्ज में आप 100 रुपीज़ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। या फिर सेम चार्ज कर रहे हैं बट क्योंकि आपको यहाँ बुक किया जा रहा है इस कारण से आप कंसेशनल रेट ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे पोशाक मैन्युफैक्चरर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद चीकू लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन अ डिजाइनर बॉक्स एट चीकू लिमिटेड आउटलेट, ठीक है। पोशाक मैन्युफैक्चर का काम क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया है चीकू लिमिटेड का, क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए रेडीमेड शर्ट। तो मेन सप्लाई क्या है, प्रीडोमिनेंट देख रहे हैं, रेडीमेड शर्ट पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस एट चीकू लिमिटेड आउटलेट। फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चर वुड ऑल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसिट, दूसरा इंश्योरेंस भी करवाएगा। इन दिस केस सप्लाई ऑफ गुड, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज अ कंप्लीट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रेडीमेड शर्ट, सप्लाई ऑफ गुड, आया समझ में। तो प्रिंसिपल सप्लाई वही होगा ना जो प्रीडोमिनेंट होगा, बाकी सप्लाई इस कारण से होंगे क्योंकि ये होगा। अगर ये ना हो, मान लीजिए रेडीमेड शर्ट को अगर हटा दिया जाए तो पैकिंग करने का क्या जरूरत होगा बताइए, ट्रांसपोर्ट का क्या जरूरत रहा, इंश्योरेंस का क्या जरूरत रहा, कुछ नहीं।
तो प्रीडोमिनेंट सप्लाई वो सप्लाई होगा ना जिसके हटने से बाकी सप्लाई होगा ही नहीं, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई के केस में ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस और केसेस में इंश्योरेंस होगा, नॉर्मल इंश्योरेंस कराता है लोग, करवाए, पर यहां पर क्या है, यहां पर है सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ रेडीमेड शर्ट, समझिए। देखिए जैसे व्हेन अ कंज्यूमर बाय टेलीविजन सेट एंड ही आल्सो गेट अ मैंडेटरी वारंटी एंड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। इन दिस एग्जांपल सप्लाई ऑफ टीवी इज प्रिंसिपल सप्लाई एंड वारंटी एंड मेंटेनेंस आर एंसिलरी सप्लाई, ठीक है, समझ गए। अब टैक्स लायबिलिटी क्या होगा तो मैं बता चुका हूं, टैक्स लायबिलिटी वही होगा जो प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वही रेट होल सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब प्रिंटिंग के केस में ना सीबीआईसी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है प्रिंटिंग सर्विस के केस में। क्लैरिफिकेशन क्या है, दो केसेस बताए गए, ये तो पहला केस और ये दूसरा केस। पहले केस में क्या कहा गया, जहां पर बुक प्रिंट करना है, पैम्पलेट प्रिंट करना है, ब्रोचर प्रिंट करना है, एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करना है, ठीक है, जहां पे कंटेंट जो है कौन सप्लाई करेगा, पब्लिशर या तो पर्सन जो ओन करता है क्या, राइट, इंटेंजिबल इनपुट का, माने बुक के कंटेंट का। अब बुक के कंटेंट का जिनके पास राइट है, इंटेंजिबल राइट है, ठीक है, यूजर्स का इंटेंजिबल राइट है जिसपे इनका जिसने कॉपीराइट ले रखा है बुक का, कंटेंट तो वही देगा। तो जिसने कंटेंट दिया, अगर आपने बुक का कंटेंट दिया, पैम्पलेट का, वाचर का, एनुअल रिपोर्ट का कंटेंट दिया, और जहां पर फिजिकल इनपुट जो है इंक्लूडिंग पेपर माने पन्ने साथ में यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग में यूज होंगे वो प्रिंटर के हैं, प्रिंटर मैंने जो प्रिंटिंग का सर्विस दे रहा है, तो इसे सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग कहा जाएगा, ठीक है। जब सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग कहा जाएगा तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, प्रिंटिंग सर्विस, है समझ में। कहने के लिए जैसे कि आप ये बुक मान लीजिए, ये बुक है, ठीक है, इसमें क्या लिखना है नहीं लिखना है इसका सप्लाई कौन करेगा, ऑथर, हो सकता है ऑथर ने पब्लिशर या पब्लिशर जो ऑथर से राइट खरीदा होगा बुक को पब्लिश करने का। अब ये ऑथर या पब्लिशर अपने किताब को लेके जाएगा किसके पास, प्रिंटर के पास जो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है ना, प्रिंटर जो मेन सर्विस दे रहा है ना, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, देखिएगा आप तो, क्यों, क्योंकि पेपर भी तो प्रिंटर का लगने वाला है ना, पेपर कौन देगा, प्रिंटर, कवर, कवर पेज कौन देगा, प्रिंटर, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ ना। पर यहाँ पे मेन प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग, जो कि है सप्लाई ऑफ सर्विस, आया समझ में। तो वही चीज कहा गया पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में कहा गया जहां पर आपको इनवेलप प्रिंट कराना है, लेटर कार्ड प्रिंट कराना है, बॉक्स प्रिंट कराना है, टिश्यूज प्रिंट कराना है, नैपकिन प्रिंट कराना है, वॉलपेपर प्रिंट कराना है, ठीक है, जहां पे प्रिंटर अपना सामान यूज करेगा, पेपर को, पेपर भी ऑब्वियस बात है प्रिंटर ही पेपर देगा, किस चीज के लिए, टू प्रिंट द डिजाइन लोगो, वो कौन देगा आपको, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन, वो पर्सन जिसको चाहिए, जिसको टिश्यू पेपर पे लोगो प्रिंट हुआ चाहिए, जिसको प्रिंटेड बॉक्स पे अपना लोगो प्रिंट चाहिए, समझे। ऑफ गुड्स, द प्रीडोमिनेंट सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि लोगो छापना क्या है, इस बॉक्स पे बस इसे एक लोगो बना देगा बस, समझे, ये बन गया लोगो, ठीक है, ये लोगो बन गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग का जो सर्विस है ये प्रीडोमिनेंट नहीं है, क्या ये प्रीडोमिनेंट है, ये तो देख के पता चल रहा है कि प्रीडोमिनेंट नहीं है, ये जो कार्डबोर्ड है ज़्यादा बड़ा है, ये प्रीडोमिनेंट है, आया समझ में। तो जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है ना उसे ही माना जाएगा प्रिंसिपल सप्लाई, और प्रिंसिपल सप्लाई है सप्लाई ऑफ गुड्स, इसलिए जो रेट एप्लीकेबल होगा गुड्स पे वही रेट एप्लीकेबल होगा पूरे सप्लाई पे, ठीक है। अब देखिए फूड सप्लाई टू पेशेंट, इसके बारे में कहा गया जो भी फूड सप्लाई किया जाएगा पेशेंट को एज एडवाइज बाय डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर and not separately taxable. However,
अदर सप्लाईज ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट, वो पेशेंट जो एडमिट नहीं हुआ है या फिर जो उसके साथ आए थे, विजिटर या अटेंडेंट, ठीक है, ये टैक्सेबल है, ये एज इट इज टैक्सेबल है। हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट सर्विस में आता है, तो हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट में आता है, तब देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, एग्जम्प्ट सप्लाई है एक, और साथ में एक टैक्सेबल सप्लाई है, देख रहे हैं। तो इस केस में तो हम कंपोजिट सप्लाई मान लेते हैं और क्या करते हैं, जो एग्जम्प्ट सप्लाई पे जो एप्लीकेबिलिटी होता है वही इस पर कर लेते हैं, कस्टमर इसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर टैक्सेबल सप्लाई प्रीडोमिनेंट हो जाए तो क्या होगा, तो कौन सा कस्टमर आपको एग्जम्प्ट सप्लाई पे टैक्स देने को तैयार होगा, कभी नहीं होगा। तो उस केस में हम सेपरेट सप्लाई मानना पड़ता है हमें, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, इस केस में भी क्लैरिफिकेशन दिया गया कि डिपेंड करता है कि प्रीडोमिनेंट क्या है। हो सकता है जब आप बस खरीदते हैं ना, तो बस में आपको बस यूं इंजन दे देता है, ये इंजन मान लीजिए यहाँ से यहाँ धुआं निकल रहा है पूरा, और ये अपना बॉडी रहता है गाड़ी का, ठीक है, ये चक्के लगा रहते हैं और ये ट्रक रहता है इसके ऊपर बॉडी को बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। अब इस बॉडी बिल्डिंग में, अभी वो जिम वाले बॉडी बिल्डिंग का बात नहीं कर रहा, बस की बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है। इसके बॉडी बिल्डिंग में हो सकता है कि प्रीडोमिनेंट सप्लाई ऑफ सर्विस हो या प्रीडोमिनेंट गुड्स का सप्लाई हो, क्या कि यहाँ मटेरियल लगना है ना, इस बस के बॉडी बिल्डिंग में मटेरियल लगना है। तो वही बोला गया, इन द केस ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, thus classification of this composite supply as good or service would depend on which supply is principal supply, which can be determined on the basis of facts and circumstances of each case। depend करता है हर केसेस में, हो सकता है इसमें प्रीडोमिनेंट कभी सप्लाई ऑफ सर्विस हो, प्रीडोमिनेंट कभी सप्लाई ऑफ गुड्स हो, ठीक है। अब आया रीट्रेडिंग ऑफ टायर। रीट्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है, जब आप टायर देखते होंगे अगर आपने कभी गाड़ी का चक्का बदलवाया हो तो ज़्यादातर ट्रक्स के चक्के में क्या होता है ना, अगर ये खराब हो मतलब यहाँ से फट जाता है, फट गया, ठीक है, तो इसे दोबारा बनाया जाता है। अब जब इसे दोबारा बनाया जाता है ना, तो डिपेंड करता है, इस पर भी क्लैरिफाई किया गया, क्या क्लैरिफाई किया गया कि ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, हाँ कंपोजिट तो है, यहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस भी है और इसको दोबारा बनाने में रबड़ लगेगा, तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, ठीक है। The predominant element is a process of retrading which is supply of service and rubber used for retrading is ancillary supply। ये कब कहा गया, जब ये टायर आपको बिलोंग करता है, आपने इसे बेचा नहीं है, ठीक है, लेकिन सप्लाई ऑफ retraded टायर वेयर द ओल्ड टायर बिलोंग टू सप्लायर ऑफ retraded टायर द सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, लेकिन आपने बेच दिया। अब ये सप्लायर ने खुद से बनाया, कुछ किया, बनाया उन्हें, आपने अपने चक्के को खराब हालत में ही बेच दिया, ठीक है, और आपने नया चक्का लगवा लिया और इसे उसी हाल में बेच दिया। अब अगर सप्लायर ने इसे बनाया उनाया और खुद अगर बेचने गया तो क्या होगा, ये तब ये सप्लाई ऑफ गुड्स आया समझ में। तो अगर ये टायर आप ही का है और आपने खुद बनवाया फिर दोबारा अपने गाड़ी में वापस लगवा लिया, तब तो सप्लाई ऑफ सर्विस प्रीडोमिनेंट, तो आपको जो सर्विस का रेट है वो लगेगा, ना कि जो रबर पे रेट एप्लीकेबल होता है वो लगेगा। लेकिन अगर आपने, ठीक है, अगर आपने ये टायर बेच दिया, इसी खराब हाल में दे दिया या एक्सचेंज कर लिया नए टायर के बदले कम रेट पे, ठीक है, तो उस केस में वो जो टायर है अब वो सप्लायर का है जिसने आपको सर्विस दिया। अब अगर वो इस टायर को बना के बेचने जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब आते हैं मिक्स्ड सप्लाई पे। जैसा कि मैंने बताया था, मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में यही फर्क है कि यहाँ पे प्रीडोमिनेंट कोई नहीं होता, यहाँ पे प्रीडोमिनेंट सप्लाई कोई नहीं होता, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर भी कंजक्शन में ही होता है सप्लाई, मतलब एक साथ ही होता है, बस होता क्या है कि कोई भी प्रीडोमिनेंट नहीं होता। तो उसको एक्ट ने कैसे लिखा, उसको लिखा फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई, मतलब जहाँ नेचुरली बंडल्ड ना हो, जहाँ पर कोई उसमें से एक भी सप्लाई प्रीडोमिनेंट ना हो, तो वो मिक्स्ड सप्लाई में आएगा अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है।
अगर सेपरेट सेपरेट प्राइस चार्ज किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सेपरेट सप्लाई है सब, ठीक है। तो मिक्स्ड सप्लाई तभी होगा जब वो कंपोजिट सप्लाई ना हो और दूसरा सिंगल प्राइस चार्ज ना किया गया हो। अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया गया हो तो मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है, ठीक है। तो अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया गया और वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो क्या होगा, मिक्स्ड सप्लाई। जैसे यहाँ चॉकलेट है, मिल्क है और फूड है, ये तीनों के लिए अगर सिंगल प्राइस चार्ज किया गया, ठीक है, तो ये मिक्स्ड सप्लाई होगा। और इन तीनों पे जिस पर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, ठीक है, वो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। ये अजम्पशन है टैक्स रेट, एग्जैक्ट यही रेट हो पता नहीं, बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि जो समझिए ये कंपोजिट नहीं है, नेचुरली बंडल्ड है। क्या दूध के साथ कभी चॉकलेट बिकते देखा है? नहीं, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है इस तरह का कोई भी केस कि दूध के साथ चॉकलेट, ठीक है। तो यही था मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है। टैक्स रेट क्या होगा, वो टैक्स रेट जिस पर वो सप्लाई जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करेगा, वही टैक्स रेट पूरे सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए वही ये चीज लिखा हुआ है, मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड टैक्स्ड एट इंडिविजुअल रेट, ठीक है। तो ऐसे भी केस हो सकते हैं ना जहां पर एक्टिविटी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, मोर देन वन सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस हो, बट नाइदर दे आर कंपोजिट सप्लाई नॉर कैन बी कंसिडर्ड एज मिक्स्ड सप्लाई, that it is all supply carry independent significance. In such a case, if separate consideration, ये important, अगर separate consideration चार्ज किया गया, इंडिकेट किया गया है हर सप्लाई के लिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव रेट के साथ, तो जो भी रेट उन पर एप्लीकेबल होगा वही रिस्पेक्टिव रेट से टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, where the value of goods and service are shown separately, the goods and service would be liable to tax at a rate as applicable separately, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी भी आपने अगर बाइक खरीदी हो या कार खरीदा हो, बाइक या कार, आप सर्विस सेंटर जाते हैं, ठीक है। सर्विस सेंटर पर क्या होता है, आपका मोबिल फर्स्ट सर्विस मान लीजिए तो आपका मोबिल चेंज करता है, ठीक है, मोबिल चेंज करता है और सर्विसिंग करता है, दो ही काम होता है, और वॉशिंग, ठीक है। अब ये दोनों तो सर्विस है और ये है क्या, मोबिल जो दिया गया गुड्स, ये है गुड्स। और वहाँ आप देखिएगा ना आपसे सेपरेटली चार्ज किया जाता है दोनों पे रेट, गुड्स पे जो रेट एप्लीकेबल होता है वो अलग से, जो सर्विसिंग और वॉशिंग का जो चार्ज होता है वो अलग से, मैंने सर्विस चार्ज पे अलग से टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। आप देखिएगा उस केस में ये जो इनवाइस रहता है यहाँ सेपरेटली लिखा रहता है कि ये मोबिल का पैसा, इस पर टैक्स रेट ये, टोटल ये टैक्सेबल वैल्यू, ये CGST, ये SGST, और ये जो आप देखिएगा यहाँ पे रहेगा आपका सर्विस चार्ज, ये 400-500 रुपये जो भी है, इस पर टैक्स रेट ये, और इस पर CGST SGST ये, ठीक है, समझ गए। तो इसी के साथ मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई खत्म हुआ। अब एक जो सिर्फ टॉपिक बचा हुआ है वो भी क्लैरिफिकेशन ही है एक तरह से, और वो क्या है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू डू एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।